अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास की इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमारा चैप्टर टाइटल है डाइजेशन। इस चैप्टर में आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम, मुख्तलिफ पार्ट्स में डाइजेशन प्रोसेस और इसके साथ साथ मुख्तलिफ पार्ट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के साथ रिलेटेड कोर्स के मुताबिक दी गए डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इनमें एक डिसऑर्डर बेटा ओबेसिटी भी है, जिसका बुनियादी ताल्लुक ईटिंग रेगुलेशन रिस्पॉन्सेस के साथ है। ईटिंग रेगुलेशन रिस्पॉन्सेज में आप लोगों को बताया कि दो किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं, एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज है और मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हेल्दी एक्टिविटीज़ है, खाने का सेहतमंदाना तरीका है। मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज बेटा खाने का गैर सेहतमंदाना तरीका है। प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया कि सेहतमंदाना तरीके में बैलेंस ईटिंग पैटर्न्स है, एप्रोप्रिएट कैलोरिक इंटेक है, हेल्दी बॉडी वेट है। इसके साथ साथ कभी कभार शाज़ व नादिर ऑफ एंड ऑन बंदा ओवर ईटिंग करे या कभी कभार किसी टाइम को मील जो है ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर इसको स्किप कर ले, लेकिन कभी कभार और कभी कभार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से या साइकोलॉजिकल मूड स्विंग की वजह से या ओवर ईटिंग कर ले और या फास्टिंग कर ले। मेल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज में फ्रीक्वेंट बिंज ईटिंग है, ओवर ईटिंग है, कम टाइम में ज़्यादा इनटेक है, या फॉर लॉन्ग टाइम फास्टिंग है, या लेट टाइम नाइट ईटिंग है, लेट टाइम और उसके बाद सीधा सोना, और या सीवियर डाइटिंग है जिसमें बंदा अपनी ज़रूरियात से बहुत कम खाए। तो इन गैर सेहतमंदाना तरीक़ों के साथ बेटा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पढ़ाया कि एनोरेक्सिया, ब्यूलिमिया, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और इंशाल्लाह हायर लेवल पे फिर आप लोग पढ़ेंगे नाइट ईटिंग सिंड्रोम। इनमें बेटा इनके साथ साथ इन डिसऑर्डर्स के साथ साथ ओबेसिटी भी एक डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। बेटा, आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ाया कि जो लोग एडेप्टिव रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, सेहतमंदाना तरीके से खाते हैं, वो लोग फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशो कल्चरली हेल्दी होते हैं। और जो लोग मेल एडेप्टिव गैर सेहतमंदाना तरीके से खाते हैं, वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशो कल्चरली डिजीज हो जाते हैं। ईटिंग रेगुलेशन रिस्पॉन्सेज और ईटिंग डिसऑर्डर्स में बेटा एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बात हुई, ब्यूलिमिया नर्वोसा के बारे में बात हुई, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात हुई। अभी हमारी बात स्टूडेंट्स ओबेसिटी पर होगी इंशाल्लाह, कि ओबेसिटी क्या है, क्यों हो जाती है और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। बेटा, प्रीवियस टॉपिक में भी पता चला और इसमें भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस एसोसिएशन का पता चल जाए और ये आप लोग समझ लें कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये बीमारियां इंडिविजुअल में एट ए टाइम 2 और 3 होती हैं, यानी 2-3 बीमारियों के कॉमन साइन सिम्टम्स होते हैं। इसे ओवरलैप कंडीशन कहते हैं। और कभी कभार सिंगल डिजीज के साइन सिम्टम्स बंदे में बड़े आया होते हैं, क्लियर होते हैं, वाजे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। ओबेसिटी बेटा हर बंदा चाहता है कि उसकी बॉडी हेल्दी हो, बॉडी शेप बहुत अप्रोप्रिएट हो और बॉडी बड़ी प्यारी हो। हर बंदा चाहता है, हर बंदे की ये कंसर्न है और हर बंदा इस विश को रखता है और ये चाहता है कि बॉडी हेल्दी हो और नॉर्मल हो। और मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल चूंकि आप लोग प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल के ऑब्जेक्टिव्स में भी यही है कि सेहत को यकीनी बनाई जाए। तो बेटा इस जीवन में बात कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी हो तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत होती है, कुछ रिस्पॉन्सेस की भी ज़रूरत होती है। अगर बॉडी हेल्दी है तो हर एक एक्टिविटी बॉडी की हेल्दी होगी, यानी रिस्पायरेशन हेल्दी होगी, मोबिलिटी हेल्दी होगी, डाइजेशन हेल्दी होगी, सर्कुलेशन हेल्दी होगी। और बेटा अगर बॉडी डिजीज़ होती है तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमारी डिजीज़ होती है और एबनॉर्मल बन जाती है। तो ओबेसिटी बेटा
एक्चुअली बॉडी वेट और बॉडी शेप और साइज में चेंजेस आ जाती हैं। इस वजह से कोई भी लाइक नहीं करता कि वो ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हो। लेकिन अगर हो भी जाए तो इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बंदा अपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल और डाइटरी स्टाइल्स के साथ इसको ओवरकम कर सकता है और इस पर कंट्रोल भी हासिल कर सकता है, यानी इसको ट्रीट कर सकता है। ओबेसिटी एक्चुअली है क्या चीज़? बेटा, जब भी इंसान की बॉडी में बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू से ज़्यादा फैट्स एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, इसको बेटा ओबेसिटी कहते हैं। इंडिविजुअल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ फैट्स इन द बॉडी और लिपिड्स। पहले भी किसी स्लाइड में आप लोगों को पढ़ाया है कि फैट्स और लिपिड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इन दो अल्फाज को। तो अगर किसी इंसान की बॉडी में फैट ज्यादा हो जाए बॉडी मास इंडेक्स से, प्रीवियस टॉपिक में भी आप लोगों को पढ़ाया कि हर इंसान की हाइट के मुताबिक हाइट के मुताबिक और एज के मुताबिक उसकी बॉडी वेट का होना जरूरी है। इसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो ओबेसिटी बेटा, जब भी बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू से फैट्स बढ़ जाए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं हुई, फैट्स बढ़ जाए, इसे ओबेसिटी कहते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया भी है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में 20% फैट्स बीएमआई वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो इसे ओबेसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक 70 किलोग्राम बॉडी ले लें, 22 ईयर्स ओल्ड एक इंडिविजुअल है, हाइट उसकी है 5.5 5 फीट और 5 इंचज, और उसकी जो वेट है वो 70 किलोग्राम है। तो बेटा इसमें फर्ज करते हैं कि 15% है कार्बोहाइड्रेट्स, 35% प्रोटीन है और 50% फैट्स है, फर्ज करते हैं। अब अगर ये 70% हो गए तो बेटा इसे कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी इज नॉट अबाउट मोर वेट, इट्स अबाउट मोर फैट्स। वेट के बढ़ने का मतलब कभी भी ओबेसिटी नहीं है, आगे भी आप लोग समझ लेंगे। बल्कि अगर किसी इंसान की बॉडी में फैट्स बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर एक इंसान में प्रोटीन की जगह भी फैट्स ले ले, मसल्स में फैट्स बढ़ जाए, प्रोटीन डिप्लीट हो जाए, फैट्स बढ़ जाए, वेट 70 किलोग्राम हो लेकिन फैट्स में इजाफा हो जाए, तो इसको कहते हैं ओबेसिटी। और बेटा इस फॉर्मूले से हम बीएमआई वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हम वेट किलोग्राम में हाइट्स इन मीटर स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं, इससे हमारी बीएमआई वैल्यू कैलकुलेट होती है। या हम बीएमआई को जब हम वेट पाउंड्स में लेते हैं, इसको 703 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हाइट इंचज में लेकर इस ऊपर डिवाइड करते हैं, तो बेटा इससे भी हमें बीएमआई वैल्यू मिलती है। अब इस चार्ट के मुताबिक बंदा कैलकुलेट कर सकता है और बंदा साथ साथ सेंस कर सकता है या अपने आप के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है कि मैं ओबेस हूँ या ओवरवेट हूँ या अंडरवेट हूँ। अगर बेटा इस फार्मूले के मुताबिक किसी इंसान की वैल्यू बीएमआई वैल्यू 18.5 हो तो वो अंडरवेट है। अगर 18.5 से 24.9 तक है तो वो नॉर्मल इंसान है, यानी उसकी बॉडी नॉर्मल है। और अगर बेटा 29.9 तक हो तो ओवरवेट है, और 29.9 से 40 हो या अबव 40, ये बेटा जो है 40 तक ओबीस है। और बेटा अबव 40 मॉर्बिडली ओबीस है, यानी डेंजरसली ओबीस है ये बॉडी पे। बेटा हर ओवरवेट बंदा ओबेस नहीं होता। अगर किसी इंसान की बॉडी में फैट ज्यादा हो, बीएमआई वैल्यू से फैट ज्यादा हो, तो वो तो ओबेस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ओवरवेट होते हैं लेकिन मसल्स और प्रोटीन की वजह से ओवरवेट होते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं। तो बेटा अगर कोई बंदा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की वजह से ओवरवेट हो तो वो ओबेस नहीं है, ओवरवेट बेशक है। और अगर किसी बॉडी में फैट्स बढ़ जाए, वो बेशक ओवरवेट ना हो लेकिन फैट्स बढ़ जाए, तो भी ओबेसिटी है।
तो ओबेसिटी का दारोमदार फैट्स या लिपिड्स पर है। बेटा ओबेसिटी क्यों हो जाती है? चूंकि बेटा मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है, इसको हम इनपुट देते हैं और इससे आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट हम खुराक की शक्ल में देते हैं, और आप लोग अपने टीचर्स के साथ 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं बायो एनर्जेटिक्स में कि हमारी बॉडी में फिर बाकायदा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और इसके साथ बेटा हम एनर्जी और कैलोरीज गेन करते हैं। जिस तरह बेटा हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, तो हम अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अगर सर्दी हो तो हमारी बॉडी हमें वार्म अप रखती है, और अगर गर्मी हो तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बेटा अगर किसी इंसान की एक्टिविटीज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाए, बॉडीली एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाए, तो उन लोगों को ओबेसिटी हो सकती है। तो बेटा ओबेसिटी के कॉजेज में हम कुछ कॉजेज प्राइमरी लेते हैं और कुछ सेकेंडरी कॉजेज लेते हैं। तो आप लोग इस लिस्ट में दोनों चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। बेटा प्राइमरी कॉजेज में फैमिली रोल है। बेटा चूंकि फैमिली में हम इंटरेक्टेड होते हैं, एक्टिविटीज तकरीबन ऐसे कंसाइंड इन्वायरमेंट में होती हैं, और साथ साथ एक दूसरे पर दारोमदार होती है, बच्चे बड़ों से सीखते हैं। तो बेटा डाइटिंग का जो तरीक़ाकार होता है वो बच्चे बड़ों से सीखते हैं। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स ओवर ईटर है तो बच्चे भी अक्सर उसी को चीज़ को कॉपी करते हैं। तो फैमिली का बड़ा रोल होता है। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को साथ साथ कैरेक्टर्स की ट्रांसफ़र भी होती है, प्रॉपर्टीज़ भी ट्रांसफ़र होती है, जेनेटिकली भी। तो इस तरह भी फैमिली का बड़ा रोल होता है। तो हम लर्निंग भी करते हैं पेरेंट्स से और बड़ों से, और साथ साथ एक दूसरे को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इन्वायरमेंट का बड़ा रोल होता है। तो फैमिली रोल या इन्वायरमेंट रोल ओबेसिटी में इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ डाइट इंटेक बेटा डिपेंड करता है कि डाइट किस तरह की है, ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा फ्राइड है, ज़्यादा ऑयली है, ज़्यादा फैटी है। इसी तरह फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं, खाते हैं पीते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो स्टोरेज ऑफ मटेरियल होती है, खुराक की स्टोरेज होती है। ईटिंग पैटर्न पहले जिस तरह प्रीवियस टॉपिक में पता चला आपको कि बिंज ईटिंग के साथ ओबेसिटी होती है, ओवर ईटिंग के साथ ओबेसिटी होती है। अगर ओवर ईटिंग हम करें तो साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज ना हो, इनएक्टिव लाइफ हो, सेडेंट्री लाइफ भी इसे कहते हैं, स्टाइल ऐसा हो कि एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज ना हो, एक्सरसाइजेज ना हो, तो बेटा इस तरह स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स होती है बॉडी में, फैट्स जमा होते हैं। ईटिंग इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल होता है। स्टार्ट में फैमिली रोल के साथ आप लोगों को पढ़ाया कि हम देखा देखी करते हैं, छोटे जो होते हैं वो बड़ों से सीखते हैं, बड़े भी एक दूसरे को देख कर बेटा तासुर लेते हैं, बच्चे भी एक दूसरे को देखकर तासुर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि घर में टेबल पर किस तरह खाया जाता है। तो इस इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल होता है। फूड अवेलेबिलिटी बेटा प्राइमरी काजेज में ये भी है कि टाइम टेबल के मुताबिक अगर खुराक मिले तो फिर तो बंदा हेल्दी होता है, पर अगर आउट ऑफ टाइम टेबल भी फूड अवेलेबल हो तो फिर इस और इंसान ले ले तो इसके साथ हार्मोनल चेंजेस आती है और साथ साथ ओबेसिटी काज होती है। जो फूड पैकेजेस होते हैं, जिस तरह पहले भी बात की कि जी ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फ्राइड, डीप फ्राइड चीज़ें हो तो इस पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ फास्ट फूड्स बेटा डायरेक्टली लिंक्ड है विद एडिपोजिटी, एडिपोज टिश्यूज बेटा उन टिश्यूज को कहते हैं जिसमें फैटी सेल्स होते हैं। फैटी टिश्यूज को हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। तो फास्ट फूड्स के साथ, बर्गर्स के साथ, शावरमा के साथ, पिज़्ज़ास के साथ बेटा
बी ये चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि उनकी डाइजेशन बहुत जल्दी होती है तो स्टोरेज होती है। कुछ सेकेंडरी काजेज बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म है जिन लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है। इसी तरह बेटा कुशिंग सिंड्रोम है जिन लोगों में इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे आप लोग, और शायद 9th और 10th में भी पढ़ा हो आप लोगों ने। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक किस्म का हार्मोन है बेटा, अगर कुछ लोगों में जिन लोगों में वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा हो तो इसे कुशिंग सिंड्रोम काज होती है। बंदा बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाता है, मॉर्बिडली ओबीस हो जाता है, इसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। हाइपो बिलो को कहते हैं, थायराइड थायराइड ग्लैंड को कहते हैं, इज्म फिनोमेना को कहते हैं। तो जिन लोगों में थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन या थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम सीक्रेट होता है वो लोग भी बेटा उनमें भी फैट्स बढ़ जाते हैं। जिनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता हो वो लोग भी मॉर्बिडली ओबीस हो जाते हैं, कुशिंग सिंड्रोम उनमें भी हो जाती है। हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी बेटा, हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक पार्ट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है। चूंकि इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट ईयर क्लासेस में पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ताल्लुक एक्चुअली हाइपोथैलेमस के साथ है और थायराइड ग्लैंड का ताल्लुक बेटा फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है। तो इस तरह अगर हाइपोथैलेमस में कोई चेंज आ जाए, एनाटॉमिकल चेंज आ जाए, जेनेटिकल चेंज आ जाए, तो इस तरह हार्मोनल चेंजेस के साथ ये ऊपर दोनों बीमारियां जो है हाइपोथायराइडिज्म और कुशिंग सिंड्रोम, इसका ताल्लुक हाइपोथैलेमस के साथ है। तो जब हार्मोनल चेंजेस आती है, डिस्टर्बेंस आती है, तो इससे भी ओबेसिटी होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेटा ये भी फीमेल में ओवरीज में सिस्ट्स बन जाते हैं। तो उन सिस्ट्स के साथ हार्मोनल चेंजेस आती हैं बनने के साथ और इससे भी बेटा ओबेसिटी काज होती है फीमेल्स में। ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो बेटा उन लोगों में भी एकमुलेशन ऑफ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का ताल्लुक बेटा मेटाबॉलिज्म के साथ है। तो जब मेटाबॉलिज्म लो हो जाती है तो फिर एकमुलेशन ऑफ फैट्स होती है और इस तरह वो लोग ओबेस हो जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो फीमेल्स जो फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ खाती हैं तो बेटा उनमें भी ओबेसिटी हो जाती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड बेटा जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, जो मदर प्रेग्नेंट होती है, तो ये बेटा रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त बच्चे को 24 घंटे विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी किसी रुकावट के बगैर खुराक की अवेलेबिलिटी और खुराक की तरसील, ये बुनियादी ज़रूरत होती है बेबी की और एम्ब्रियो की। इस वजह से कुदरत ने प्लान इस तरह किया है कि माँ जब भी प्रेग्नेंट हो जाती है तो साथ साथ वो ओबेस भी हो जाती है। स्टोर्ड फैट्स होते हैं, जिस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो फिर वो फैट्स बेटा कन्वर्ट होते हैं इनटू एनर्जी और इस तरह बेबी को, डेवलपिंग बेबी को या एम्ब्रियो को खुराक की कमी नहीं होती। जेनेटिक सिंड्रोम्स कुछ ऐसे आगे भी आ रहा है बेटा, कुछ ऐसे जीन्स भी हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। मेडिकेशन रिलेटेड बेटा कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिनके साइड इफेक्ट से ओबेसिटी होती है। जो लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अगेंस्ट ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, इससे अक्सर ओबेसिटी होती है। और ईटिंग डिसऑर्डर का तो बताया कि जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं और एक्टिविटीज़ नहीं करते उनको हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। जेनेटिक रीजंस में बेटा म्यूटेंट जीन्स हैं, जिन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो अक्सर इनसे जो सिक्रीशंस होती हैं वो एबनॉर्मल होती है और इससे मसला बन जाता है। डिफेक्टिव जीन प्रोड्यूस लेप्टिन बेटा, लेप्टिन एक हार्मोन है और ये फैटी टिश्यूज सिक्रीट करते हैं। फैटी टिश्यूज वो टिश्यूज जिनमें फैटी सेल्स होते हैं। तो इस हार्मोन का ताल्लुक बेटा ओबेसिटी के साथ इस तरह है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी को मेटाबॉलिक रखता है, एनर्जी की बाकायदा प्रोविडिटी करता है, इसकी वजह से प्रोविडिटी होती है। और बेटा साथ साथ फुलनेस का एहसास होता है इंसान को। A satiety hormone that influences the appetite control in hypothalamus। तो इस वजह से फिर बेटा चूंकि
ये डिस्टर्ब करता है पाथवेज को, बायोकेमिकल पाथवेज को डिस्टर्ब करता है। इस वजह से इससे भी बेटा ओबेसिटी हो जाती है। और रोल ऑफ म्यूटेंट जीन्स इन डिफेक्टिव रिसेप्टर एक्शन इज बीइंग स्टडीड। साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है बेटा कि कभी कभार बॉडी तो बाकी हेल्दी होती है, लेकिन डिफेक्टिव जीन्स की वजह से कुछ रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो रिसेप्टर्स ग्रोथ हार्मोन को रिसीव करते हैं, या थायरोक्सिन रिसीव करते हैं, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसीव करते हैं, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं या स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी वजह से फिर ये मसला बन जाता है। फास्ट फूड लिंकेज टू ओबेसिटी। बेटा जिन खुराक में या स्टफ में एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो चूंकि फिर जब हमारी एनर्जी की ज़रूरत पूरी होती है तो बॉडी बाकी चीज़ों को स्टोर करती है। ये जो ऊपर सेंटेंस है डिफेक्टिव जीन टू प्रोड्यूस लेप्टिन, इसमें भी यही होता है कि हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है खुराक से, तो फिर जो हम खाते हैं उसके लिए बेटा हमारी बॉडी के पास एक ही तरीका कार होता है कि इसको स्टोर कर दे, और स्टोरेज ऑफ फैट्स की वजह से ओबेसिटी होती है। ग्रेटर सेचुरेटेड फैट्स बेटा, तो वो आप लोग सेकेंड चैप्टर में सेचुरेटेड और नॉन सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ चुके हैं। तो वो फैट्स, वो लिपिड्स जिनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी बेटा डायरेक्टली स्टोर होते हैं। रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर, खुराक में अगर फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो तो इसके साथ भी बेटा ओबेसिटी होती है। रिड्यूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिन लोगों के खुराक में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कमी होती है, ज़्यादातर बेटा फैटी मटेरियल्स लेते हैं और या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, फास्ट फूड्स लेते हैं, इनको भी ओबेसिटी हो जाती है। कंसिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी, नताइज क्या होते हैं बेटा? क्या ओबेसिटी डेंजरस है? तो आंसर यस में है बेटा, बहुत डेंजरस है। इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और हायर क्लासेस में आप लोग डायबिटीज़ पढ़ेंगे। ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है। तो इसमें टाइप 1 भी है और टाइप 2 भी है। टाइप 1 का बेटा इंसुलिन के साथ ताल्लुक है, और टाइप 2 का इंसुलिन के साथ ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर इंसुलिन नॉर्मल भी सीक्रेट हो रहा हो तो भी ये बीमारी हो जाती है ओबेसिटी की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर, बेटा जब फैट्स ज़्यादा एकमुलेट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, तो इसके साथ फिर ब्लड प्रेशर का ताल्लुक कैसे है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर के साथ फिर बेटा ये मसला होता है कि ये जो ब्रेन में छोटे छोटे आर्टेरियोल्स हैं और या कैपिलरीज है, उनके फटने का खतरा होता है। इनको इसको स्ट्रोक कहते हैं, इसे ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। हार्ट डिसीज, तो जाहिर है अगर हार्ट में फैट्स एक्युमुलेट हो जाए तो इससे कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट डिजीजेज होती है। गॉल ब्लैडर डिजीजेज, बेटा गॉल ब्लैडर में अक्सर स्टोन बन जाते हैं इसके बाइल डक्ट में, इससे गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स बनते हैं। इसके साथ साथ ऑस्टियो अर्थराइटिस, बेटा अर्थराइटिस इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये जोड़ों की बीमारी है। इसमें ये जो जोड़ों पर हड्डियाँ होती है या इनके यानी वो हड्डियाँ जो जोड़ बनाते हैं, तो बेटा वो स्वोलन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है इनकी। तो स्वोलन हड्डियों को या स्वोलन बोन्स को अर्थराइटिस कहते हैं बेटा। जोड़ों पर जाओ, यानी किसी भी जोड़ में जो हड्डियों का की एसोसिएशन होती है, जब वो स्वेलिंग कर लेते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, तो इसको अर्थराइटिस कहते हैं, ओस्टियोबोन को कहते हैं। तो बेटा जोड़े इस तरीके से फिर उसमें मोबिलिटी का प्रॉब्लम बन जाता है और सख्त दर्द होता है, यानी बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। पुअर वुंड हीलिंग, इसके साथ बेटा ओबेसिटी के साथ ये मसला बन जाता है कि चूंकि ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, कंपोजिशन मामूली सी चेंज हो जाती है, इस वजह से फिर बेटा ब्लड में जो हीलिंग वाली और क्लॉटिंग वाली एबिलिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है और वीक हो जाती है। इसके साथ साथ स्लीप एपनिया, पहले भी प्रीवियस टॉपिक में भी यही पढ़ा है कि जिन लोगों को रिस्पायरेटरी ब्रेक्स आते हैं नींद के दौरान, जिन लोगों का सांस फूलता है, इसे स्लीप एपनिया कहते हैं।
बार बार इनका सांस फूलता है और स्टॉप होता है, तो फिर वो बड़े झटके के साथ नींद से उठते हैं और बड़ी तकलीफ में होते हैं। इसका ताल्लुक भी बेटा ओबेसिटी के साथ है, और इंशाल्लाह इनके रीजंस और इनके डिटेल्स आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, जाहिर है बेटा जब फैट ज़्यादा होते हैं, फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, तो बंदे का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हाई हो जाता है, और ये दोनों बहुत डेंजरस है। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बेटा जब इतनी बीमारियां हो जाती है तो जाहिर है हार्मोनल चेंजेस भी आ गए, बायोकेमिकल चेंजेस भी आ गए, ब्लड केमिस्ट्री भी चेंज हो गई, तो बेटा इसके साथ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको कंबाइनली मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ साइन सिम्टम्स होते हैं, इस वजह से इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके साथ साथ बेटा इसमें कैंसर, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स होते हैं ओबेसिटी से, जिसमें आजकल बहुत कॉमन कैंसर्स जो है ये बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, ये कैंसर बहुत मशहूर है और बहुत कॉमन है बेटा, फ्रीक्वेंट है, इसकी प्रिवेलेज बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर, इसकी प्रिवेलेज बहुत ज़्यादा है, प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ बेटा स्टमक कैंसर, ओरल कैंसर, ये कुछ ऐसे कैंसर है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली ओबेसिटी के साथ है। इसके साथ साथ बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंसिक्वेंसेस या कुछ नताइज बॉडी पर असरात के, उसमें बेटा इंसान बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है उसकी वजह से, यानी एक तो बॉडी शेप चेंज हो जाती है, बॉडी डिशेप हो जाती है। तो जिस तरह स्टार्ट में इस लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को पढ़ाया कि सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, यानी सोशल प्रॉब्लम्स भी और कल्चरल प्रॉब्लम्स भी। जब बंदे की बॉडी ओबीस हो जाती है, डिशेप हो जाता है, तो फिर बंदा सोशली बड़ा डिप्रेस होता है, शेम फील करता है, बाहर लोगों में घुल मिल नहीं हो सकता, लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, एक्टिविटीज मादूम हो जाती है, कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, महदूद हो जाती है। तो इसकी बड़े कंसिक्वेंसेस है बेटा बॉडी के ऊपर, बेड कंसिक्वेंसेस है, तो इसमें डिप्रेशन है। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सोशल आइसोलेशन हो जाती है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, बंदा चल फिर नहीं सकता। अभी इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, तो जब जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है तो मोबिलिटी में मसला बन जाता है, इंसान चल फिर नहीं सकता, जिसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, और इन सारी चीज़ों की वजह से डिस्कम्फर्ट फील करता है और डिस्कम्फर्ट जोन में चला जाता है इंसान, और स्लोली ग्रेजुअली सारे सिस्टम्स जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है और एफिशिएंसी होती है और एफिकेसी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल बॉडी पर ये असर होता है कि इसके साथ जो एज है ओवरऑल बेटा वो कम हो जाती है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ज़िंदगी ओवरऑल शॉर्ट हो जाती है। जब ये इतना सीरियस डिसऑर्डर है और इतना बिग प्रॉब्लम है, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी मेडिकल ने बहुत रिसर्च की है, और मेडिकल की कोशिश ये है कि इसको अगर किसी को हो भी जाए, क्योंकि बीमारी है, हो सकती है इंसान को, तो अब इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो बेटा बंदा बेशक रिकवर हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में बेटा ये है कि बंदा जब डॉक्टर के साथ रिलेटेड स्पेशलिस्ट के साथ जब बेटा मशवरा करता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्लान्स देता है। इसमें बेटा बंदा मेडिकेशन भी कर सकता है और साथ साथ डाइटरी प्लान्स भी ले सकता है। तो लिखा है कि इसमें डाइटरी चेंजेस आती हैं, डॉक्टर डाइटरी चेंजेस बताता है, डाइटरी बाकायदा डाइटरी प्लान देते हैं, जिसे न्यूट्रिशनल प्लान भी कहते हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं डॉक्टर्स के, एक्टिविटीज शुरू कर लें। बेशक तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो इंसान चूंकि कंफर्ट जोन में जा चुका होता है, इनएक्टिव होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होता है, खाता है, पीता है और पड़ा रहता है,
तो बेटा इस जोन से निकलना ज़रूरी होता है। लिहाजा एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी पर उभारते हैं ये डॉक्टर्स, डाइटरी प्लान्स देते हैं कि ये खाया करे, ये ना खाया करे, और ये इतने फॉर्मूले देते हैं कि ये चीज़ इतनी हो, ये इतनी हो, आपकी खुराक में शामिल हो। बिहेवियरल चेंजेस, लोगों के साथ घुल मिलना, लोगों के साथ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, अपने आप को इंगेज करना, इन्वॉल्व करना, और साथ साथ मेडिकेशन भी, जिस तरह पहले बताया कि मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ टेबलेट्स, कुछ सिरप वगैरह देते हैं, कुछ बेटा सप्लीमेंट्स देते हैं। वेट लॉस सर्जरी, जब बहुत मॉर्बिडली ओबीस होते हैं तो डॉक्टर्स फिर बेटा सर्जरी भी बाकायदा प्रिस्क्राइब करते हैं कि कुछ फैट्स हटा दे, फिजिकली सर्जरी के जरिए हटा दे। इसके साथ साथ इन डाइटरी प्लान्स में बेटा ये अक्सर डॉक्टर्स बताते हैं, डाइटरी जो न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स अक्सर ये देते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के कलरफुल फ्रूट्स है ये लिया करें, वेजिटेबल्स जो है ये लिया करें, और चॉकलेट्स खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। इसके साथ साथ जो सेचुरेटेड फैट्स है, एनिमल फैट्स है, उनको अवॉइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी लेना, कहवा लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और बीएमआई पर नज़र रखना कि बॉडी मास इंडेक्स, इन चीज़ों के साथ रेगुलरली चेक करना। तो इन डाइटरी प्लान्स के साथ फिर बंदा इंतहाई आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता है ओबेसिटी को। और जो बेटा मशहूर फ्रेज़ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट और क्योर। तो स्टूडेंट्स, जो लोग एक प्रिवेंशन यानी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं या इकदामात करते हैं या एहतियाती तदाबीर करते हैं, वो फिर बेटा इन चीज़ों से बच जाते हैं और बहुत हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। और साथ साथ चूंकि आप लोगों को पता चला कि ओबेसिटी सिर्फ खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि बाकी बीमारियों की भी माँ है, यानी जड़ है। बाकी बीमारियां भी इससे पैदा होती हैं। और एफएससी लेवल पर तो एक लिस्ट आप लोगों ने पढ़ ली कि फलानी फलानी बीमारियां इससे पैदा होती हैं। लिहाजा प्रिवेंशन में साथ साथ बताया गया है कि अगर एक बंदा 150 टू 250 मिनट्स भी मॉडरेट किस्म की एक्टिविटी करे, अगर डेली बेसिस पे ना हो तो वीकली बेसिस पे करे, तो भी ये लोग ओबेसिटी से बच सकते हैं और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने तो क्लास में बार बार आप लोगों को बताया है कि एक्सरसाइजेज अगर बाकी टाइम ना मिले या नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक तो किया करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन भी होता है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ये था बेटा ओबेसिटी के बारे में।